डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 अब 15-20 दिन के अंदर शुरू होने वाला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सब एकदम जुट गए हैं अपने रिवीजन पे। अगर बात करें क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए, क्योंकि इसी टाइम ये 15 से 20 दिन जो बचा है, इसी टाइम के अंतराल में आपका प्रैक्टिकल का वाइवा भी चल रहा होगा, शुरू हो चुका होगा, कई जगहों पर अभी बाकी होगा और इसी के ठीक बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अपना आप टाइम कैसे मैनेज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, वाइवा में या फिर अपने लिखित एग्ज़ाम के अंदर, तो इसी पे हम आज बात करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि वाइवा का जो भी डर है आपका, वो कैसे दूर करें। वाइवा का डर अगर आपको है कि वाइवा में क्या पूछ लिया जाएगा, कैसे नंबर मिल जाए पूरे के पूरे वाइवा के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो अगर हम बात करें वाइवा का पहले, तो अगर आपका जो 12th के बच्चे होंगे, इसका 2 ग्रुप होता है, एक बायो ग्रुप, एक मैथ ग्रुप। अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वाइवा वाले हैं, प्रैक्टिकल हैं, उसमें जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो आपका जो जिस भी ग्रुप से हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में और आपका पूरा डर प्रैक्टिकल को लेकर या वाइवा को लेकर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जिस भी सब्जेक्ट का अगर 12th में आप हैं, वाइवा है और उसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो टोटल 30 मार्क का होता है। अब वो 30 नंबर कैसे आपके बटे होते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है और जो आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है वो आपका 15 नंबर का अलग है और 15 नंबर का आपका वाइवा होता है। इस तरीके से बटा होता है आपका नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो फाइल आपने तो बनाई है, कापी आप लिख चुके होंगे, अब तक आपका कापी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखा चुकी होगी, तो ये काम आपका हो चुका है। वो 15 नंबर सबको मिलता है, हर एक बच्चे को इक्वली मिलता है, वो किसी का भी नहीं कटता है, इसको आप ध्यान रखिए। अब 15 नंबर जो वाइवा वाला आपका है, उसमें से थोड़ा सा अंतर आता है, कौन सा बच्चा अच्छा पाएगा, कौन सा कम पाएगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मात्र 15 नंबर, और पिछला जो 15 नंबर मैंने बताया वो सबको बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, अब वाइवा की बात करें तो वाइवा कैसे दें, तो इससे पहले कि प्रश्नों पे चले, क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि क्या हमको सिंगल सिंगल करके वाइवा के लिए भेजा जाता है, यानी एक बच्चा एक अकेले ही वाइवा देने जाता है एक बार में और उस पर ही सारे सवालों का बौछार होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कितने बच्चों की संख्या है, यानी उस दिन वाइवा कितने बच्चों का एक साथ है। ठीक है, अब संख्या पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा संख्या है तो एक साथ 10 बच्चों को भी बुला सकते हैं, और संख्या कम है तो 5 से 6 बच्चों को एक साथ बुलाते हैं, उससे कम नहीं। ठीक है, तो एक बार में 5 से 6 बच्चे वाइवा के लिए जाते हैं और वहाँ हाथ में आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। तो ये आप जान लिए कि कितने बच्चे साथ में जाएंगे और कितने लोगों का एक साथ वाइवा होगा। अब आप जानेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स का वाइवा है तो मैं कुछ क्वेश्चन को बताती हूँ, अगर आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, आप आराम से अपना वाइवा दे पाएंगे। बहुत कठिन चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो किसी सिंगुलर बच्चे से नहीं पूछा जाता, सामूहिक जितने भी बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है, सामूहिक उनसे पूछा जाता है, उसमें से कोई भी बच्चा आंसर करता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो नाम लेके बोले, उनको आपका नाम पहले से तो पता नहीं है कि आपका क्या नाम है। ठीक है, तो किसी सामूहिक प्रश्न पूछेंगे और जिसको भी आता है वो बच्चा। इसके अलावा आपसे लाइट आपका सिलेबस ही है 12th में, तो लाइट से आपको परावर्तन, अपवर्तन या फिर गोली दर्पण की जो भी परिभाषाएं आपको पढ़ाई गई हैं, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से इसकी परिभाषा है और सबको याद रहता है, हर एक बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा आपको नेत्र के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, अपवर्तन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आपको विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण क्या है, छोटी छोटी परिभाषा। इसके अलावा आपको बल क्या है, घर्षण क्या है, गति क्या है, दूरी विस्थापन क्या है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो इन सब का ध्यान देना है आपको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऊर्जा क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है, बहुत सी छोटी छोटी परिभाषा जो आज तक आप 9th से लेके या छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। यही सब फिजिक्स के अंदर पूछेंगे।
ये याद रखिएगा, बहुत कठिन चीज़ों पर मत भागिएगा, इतना नॉर्मल सवाल ही वो पूछते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपसे किसी चीज़ का सूत्र पूछ लेंगे, जैसे धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, खाने के सोडा का सूत्र क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको विरंजक चूड़ का फार्मूला पूछ सकते हैं, या बुझे हुए चूने का फार्मूला पूछ सकते हैं। फिटकरी का फार्मूला तो बहुत बार पूछ लेते हैं, उनके मुंह पे थोड़ा लंबा होता है तो वो पूछ लेते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा परिभाषा में आपसे ऑक्सीकरण अपचयन पूछ लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ लेते हैं क्या होता है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप 9th से ही इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं। इसके अलावा मोलरता क्या है, इन चीज़ों को पूछ लेते हैं, ठीक। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, या समस्थानिक संभारिक भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा आप आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी या फिर न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। आवर्त सारणी से सवाल पूछ सकते हैं, तत्वों के बारे में किसकी पोजीशन क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं। कौन कौन सा क्षारीय है, कौन कौन सा अम्लीय है, या फिर कौन कौन सा धातु है अधातु है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। अक्रिय गैसों और थोड़ा बहुत रदरफोर्ड वाला नियम आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर वो पूछेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी में भी आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी परिभाषा जो होगी उसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लेंदी चीज़ें वो नहीं पूछेंगे। तो आपको पूरा ध्यान अपने लिखित एग्जाम के लिए देना है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने जो छोटी छोटी टॉपिक्स को बताया उसको आप एक बार पढ़ के जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने बताया बस उसी में से वही प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए, क्योंकि यही जनरली जो एग्जामिनर्स हैं उनका ये सवाल होता है, ठीक है। इसके बाहर ज़्यादा सवाल वो नहीं पूछते हैं, तो इन प्रश्नों को आप एक बार 2 बार पढ़ सकते हैं। इतना प्रश्न आपको पढ़ने में मैक्सिमम 1 आवर का टाइम लगेगा, 1 घंटा से ज़्यादा आपको इस पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम फाइल ही नहीं अब तक बनाए हैं, प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी है, तो आप सारा टाइम वो फाइल बनाने के अंदर लगा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपकी फाइल जो है, यकीन मानिए वो खोल के नहीं देखेंगे, बस आपके अंदर फाइल वाली वो कॉपी आप हाथ में रखेंगे ना, बस आपके हाथ में ही रह जाएगा, आपके हाथ से लेकर के उनके पीछे रख दिया जाएगा, वो फिर दोबारा खोल के उसको देखने वाले भी नहीं है। हालांकि आपने कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अब ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट मत करिए। आपके लिए यही सही है कि अब आप अपना रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उस पर बिल्कुल अब ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब जो समय बचा है वो बहुत कीमती है। उसको अगर आप प्रैक्टिकल पे या फाइल लिखने पे गंवाएंगे तो अपना नंबर 1-1% आप पीछे जाएंगे, 1-2 नंबर नहीं, 1-1% पीछे करते जाएंगे, जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में बस आपको वाइवा पे थोड़ा बहुत जो भी मैंने प्रश्न बताया, जो भी प्रश्न मैंने अभी बताया उसको पढ़ के जाइए, आपका वाइवा अच्छे से होने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, बोलने का प्रयास करिएगा एग्जामिनर के सामने, साइलेंट नहीं रहना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपने साल भर पढ़ाई करी है, तो जो भी वो क्वेश्चन करेंगे 2-3 उसमें से कोई तो आपको आता होगा, उसमें बस आप बोलने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल वाइवा को लेकर के जो भी डाउट्स है क्लियर हो गया होगा, और आप अपना टाइम अब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। मुझे पूरा उम्मीद है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है, तो ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं तो इस बात को अभी से ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास रिवीजन के लिए, तो अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। इस प्रैक्टिकल पे फाइल बनाने पे अब ध्यान नहीं देना है, आप सीधे वाइवा में जो होगा फाइल का आपको नंबर मिल चुका है अभी भी, ये मान के चलिए मेरी बात, ठीक है। आप अपना नंबर जब देखेंगे फाइनल मार्कशीट में तो आप खुद कहेंगे कि हाँ मैंने जो भी बताया था एकदम 100% सटीक बताया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ऐसे ही रैंडमली बता रही हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। जो भी पिछले सालों में हुआ है वही आगे भी होने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आप पूरा ध्यान दीजिए अपने रिवीजन पे, ठीक है। आपका वाइवा बिल्कुल ठीक जाएगा, जो भी टॉपिक मैंने बताया है बस आप उसको एक बार पढ़ के आराम से जाइएगा, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो या बायो का हो, ठीक है। करिए, मिलेंगे अगले क्लास में और कुछ ज़रूरी और टॉपिक पे बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपके एग्जामिनेशन तक आपको मोटिवेट करना है अपने आप को खुद से, और आप जितना मोटिवेट रहेंगे आपका नंबर उतना ही अच्छा आने वाला है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।